एक ही ऐसी ताकत है जो वेस्ट एशिया की नहीं है, पर वो वेस्ट एशिया के साथ परमानेंटली जुड़ गई है, और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक परमानेंट रोल है, सिक्योरिटी के रोल के ऊपर है, एक जियोपॉलिटिकल रोल है, एक मीडिएटर से बड़ा रोल है। मतलब वेस्ट एशिया में आप ये मान के चलिए, पाकिस्तान साउथ एशियन कंट्री है, पर वेस्ट एशिया में उसकी हर जगह जरूरत है। उसने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी अच्छी दिखाई। वो मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो कहा था कि इस जंग को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही रुकवा सकता था। ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली डील के बाद पहली बार परवीन सहानी का रद्द-ए-अमल सामने। हमारी फॉरेन पॉलिसी, भारत देश की फॉरेन पॉलिसी बदलेगी क्या? भारत की अपने पड़ोसियों के प्रति भी जो पॉलिसी है क्या वो बदलेगी? इससे पहले कि इन बड़े बड़े सवालों पर मैं आऊं और आपसे चर्चा भी करूं, मैं सबसे पहले ये समझना चाहती हूं कि अभी जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, पहले वो गए ओमान और उसके बाद वो गए हैं पाकिस्तान, साथ साथ वहां के ईरानियन जो राष्ट्रपति हैं वो भी गए हुए हैं पाकिस्तान। इसका क्या ताल्लुक इससे जो टॉक्स अभी चल रही हैं उसी से है या कुछ अलग बात है? किस तरह की ये जुगलबंदी हो रही है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं? देखिए, ये दो बातें हैं। पहले हमने देखा कि जो फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची है और खालिबाफ हैं, जो उनके टॉप लीडर हैं, जो पार्लियामेंट स्पीकर भी हैं, ये दोनों गए थे ओमान। ओमान की टॉप लीडरशिप से मिले हैं। उसकी इसलिए जरूरत है क्योंकि उन्होंने, ईरान ने ओमान के साथ मिलकर एक बनाई है पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी। तो 60 दिन के बाद जब फाइनल डील साइन होती है, अगर होती है, तो उसके बाद जो है वहां पर एक तरीके की कोई फीस लगेगी। अब आप उसको टोल बोल लीजिए, आप उसको कोई और नाम दे दीजिए। वो ईरानियंस ये कह रहे हैं कि हम दोनों जो है मिलके इसको हम मॉनिटर करेंगे। जो भी यहाँ पे शिपिंग होती है, ये हमारा इंटरनल वाटरवे है जिसको हम अलाउ करेंगे एज अ इंटरनेशनल वाटरवे अंडर इंटरनेशनल लॉ। तो उसके लिए वो तो वहां गए थे बातचीत करने के लिए। जहां तक मिलिट्री का सवाल है, उसकी देखरेख का सवाल है, इस पूरी पर्शियन गल्फ जो मैं बात कर रहा हूँ, पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और गल्फ ऑफ ओमान, ये सारी जिम्मेदारी जो है वो आईआरजीसी नेवी की है, वो ईरान के पास है। ईरान ही यहाँ से माइंस भी निकालेगा, कोई बाहर की ताकत नहीं आएगी यहाँ काम करने। उसके बाद जैसे आपने ठीक बताया, पाकिस्तान में पहले गए थे उनके प्रेसिडेंट ईरान के, जो कि पेशिशकियन है, वो गए थे अपनी बहुत बड़ी डेलीगेशन लेकर। और उधर ओमान से अराक्ची और खाली अराक्ची जो है वो इधर आ गए हैं पाकिस्तान में। देखिए, हमें ये समझना है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने बहुत कुछ एक साल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हासिल किया है। पहले मैं आपको समझा दूं क्या हासिल किया है और उसका मतलब क्या है। इस समय देखिए, अराक्ची जो है उन्होंने ओपनली बताया है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत, जो दुनिया ने आज तक नहीं देखा है, वेस्ट एशिया में जितनी भी रीजनल प्रॉब्लम है उनका रीजनल सोल्यूशन होगा, बाहर की ताकतें वहां नहीं होंगी। और ये एमओयू में भी लिखा हुआ है अलग तरीके से। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका को जाना है वेस्ट एशिया छोड़कर, और अराक्ची ये कोशिश कर रहे हैं अब, जो कि कामयाब हो रहे हैं, कि सारी जो रीजनल ताकतें हैं वेस्ट एशिया की, वो सब एक साथ मिलजुल के काम करें। अब एक ही ऐसी ताकत है जो वेस्ट एशिया की नहीं है, पर वो वेस्ट एशिया के साथ परमानेंटली जुड़ गई है, और वो है पाकिस्तान। कैसे जुड़ गई है? वेस्ट एशिया में जो बड़ी ताकतें हैं, एक तो क्वाड बन गया है, उस क्वाड के अंदर है टर्की, उसके अंदर है इजिप्ट, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, चार बड़ी बड़ी कंट्री ये आपस में बात कर रही हैं। फिर जो ये एमओयू है, देखिए ईरान ने इस एमओयू का नाम दिया है इस्लामाबाद एमओयू, जो कि अमेरिका ने नहीं दिया है, अमेरिका ने उसको सिर्फ एमओयू बोला है। तो जहां तक एमओयू का ताल्लुक है, उसके अंदर कतर जुड़ गया है एज मीडिएटर, पाकिस्तान जुड़ गया है एज मीडिएटर, और ईरान और अमेरिका तो है ही उसके अंदर। तो अब ये जो डेलीगेशन वहां गया है, अब रिश्ते और बेहतर करने हैं ईरान को पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का एक परमानेंट रोल है, सिक्योरिटी के रोल के ऊपर है, एक जियोपॉलिटिकल रोल है, एक मीडिएटर से बड़ा रोल है। मतलब वेस्ट एशिया में आप ये मान के चलिए, पाकिस्तान साउथ एशियन कंट्री है, पर वेस्ट एशिया में उसकी हर जगह जरूरत है। अब वो जो गए हैं, जो अराक्ची हैं और पेशिशकियन, जो अपनी बहुत बड़ी डेलीगेशन लेके पाकिस्तान गए हैं, अब वो बातचीत वहां हो रही है इकोनॉमिक इश्यूज पे, सिक्योरिटी इश्यूज पे, मिलिट्री इश्यूज पे, टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो सब कुछ हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान आज एक ऐसा मुल्क है मल्टीपोलर वर्ल्ड में, जहां तीन बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका, चाइना और रशिया। उन तीनों के साथ उसके रिश्ते जो है बहुत अच्छे हैं, जो और किसी कंट्री के नहीं है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो अमेरिका ने तय किया है, यूरोप ने तय किया है, रीजनल कंट्रीज वेस्ट एशिया की ने तय किया है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी अच्छी दिखाई। वो मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान का जो ओहदा है,
न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में परमानेंटली बहुत बड़ा हो गया है, ये हमें समझना है। तो बड़ा हो गया। और मैं कई ऐसे कमेंटेटर्स को देख रही थी जो अदरवाइज अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा तारीफ नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में पाकिस्तान तथाकथित रूप से एक दुश्मन देश के तौर पे जाना जाता है और जाहिर है टेरर का स्पॉन्सर रहा है। उस लिहाज से भी एक झिझक भी जो जिन लोगों में थी उनमें भी देख रही हूं मैं। ब्रह्मा चलानी जैसे लोग भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ओहदा बड़ा है, लेकिन एक ओहदा एक तरफ है और दूसरी तरफ है उसकी यूटिलिटी कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जाहिर है वेस्ट एशिया में तो उसका असर नहीं होगा। तो मुझे ये बताइए इसकी वजह क्या है? क्या पाकिस्तान का फायदा ये है कि जो भी यानी एक ऐसा देश जो सऊदी अरब से भी नजदीक है, ईरान से भी नजदीक है, अमेरिका से भी नजदीक है, इन सबसे लगातार बातचीत कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो भारतीय कमेंटेटर्स कहते हैं वो ये, अभी भी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विदेश मंत्री और राष्ट्रपति वहां गए, कि अमेरिका जो कुछ भी करवाना चाहता है वो सीधे कराने के बजाय वो चला जाता है पाकिस्तान के रूट से। तो पाकिस्तान भी खुश होता है कि हाँ ठीक है हमने आपके लिए काम कर दिया और असुविधा नहीं होती, इनकन्वीनियंस नहीं होता अमेरिका को। देखिए, जब तक ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है जो मैंने आपको बहुत मुख्तर तरीके से बताया, इसका मतलब ये है कि जो रीजनल कंट्रीज हैं वो रीजनल सोल्यूशन निकालें, रीजनल प्रॉब्लम्स का, अपने मसलों का हल खुद निकालें। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में आप ये समझिएगा, जो आप कह रही हैं हमें इसको समझना है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को। इसमें आप देखिएगा जो पाकिस्तान है उसका सऊदी अरेबिया से सिक्योरिटी अरेंजमेंट 1970 से है, कोई नया नहीं है। पर सिंदूर के बाद नवंबर 2025 में उन्होंने फॉर्मल डिफेंस एग्रीमेंट किया। उसके बाद आप देखिए कतर भी उनसे बात कर रहा है। जैसे मैंने आपसे बताया, ये एमओयू में लिखा हुआ है कि अमेरिकन को जो है वहां वेस्ट एशिया से जाना है, उनको अपनी जो फोर्सेस हैं जो नजदीक हैं ईरान के, उसको एंड ऑफ द डील तक, मतलब 60 दिन से 30 दिन आगे, मतलब 90 दिन के अंदर अंदर निकालना है। तो कतर से भी वो निकलेंगी। कतर ऑलरेडी बात कर रहा है पाकिस्तान से। तो कहने का मतलब ये है, सिक्योरिटी रूल एक बात है। दूसरी बात ये है कि जब मैं आपसे कह रहा हूं कि उसका जियोपॉलिटिकल ओहदा बढ़ गया है, इसका मतलब ये है जो ये यूरेशियन लैंड मास आज हम देखते हैं नक्शे के अंदर, माइनस वेस्टर्न यूरोप, यहाँ पे सारा काम हो रहा है। यहाँ पर आपके दर्शकों को शायद मालूम हो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आ रहा है, बहुत आ चुका है, और जो रशिया है उनका यूरेशियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर आ चुका है। इस सब में ट्रेड, कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इस सब में पाकिस्तान जुड़ गया है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, तो ये सिक्योरिटी एक इशू है, बाकी वो नए वर्ल्ड ऑर्डर में जुड़ गया है। और आज जो उसकी जो है रीच है, स्ट्रेटेजिक रीच, वो वेस्ट एशिया में पहुंच चुकी है। तो देखिए, जब तक हिंदुस्तान के एनालिस्ट और सरकार सच्चाई नहीं समझेगी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे, ये मेरा कहना है। तो इसमें झिझक की कोई बात नहीं है। हम डिस्कस कर रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और उसमें पाकिस्तान का रोल क्या है। और इससे पहले भी आप कह चुके हैं कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि कॉपरेशन का ये दौर है और दोनों के बीच रिश्ते फिर से बहाल होने चाहिए। और आप नहीं, हम तो कहेंगे इस देश को जो चलाने वाली संस्था है आरएसएस, वो तो खुद कह रही है कि बातचीत का मौसम आ गया है, बातचीत का अब वक्त आ गया है। लेकिन साथ साथ आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। अभी भी एक मेजर न्यूज वेबसाइट पर मैं आर्टिकल पढ़ रही थी कि पाकिस्तान ये बहाना बना रहा है, दिखा रहा है कि वो पीस टॉक्स करना चाहता है या पीस टॉक्स में एक मीडिएटर का रोल अदा करना चाहता है। उसका फायदा दरअसल वॉर में है। जितनी दिन तक ये वॉर चलती रहेगी उसकी अपनी एक हैसियत बनती और बढ़ती रहेगी और पूरी दुनिया को वो दिखाता रहेगा। तो अभी भी इस तरह के आर्टिकल छप रहे हैं। लेकिन मैं ईरान पर वापस लाना चाहती हूँ आपको, और ये समझना चाहती हूँ कि ये पूरे जो फसाद है ये शुरू हुआ था इस तरह से कि अमेरिकी राष्ट्रपति हमला इजराइल के साथ हमला ईरान पर इसलिए करना चाहते थे कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको खत्म कराना था, उनका मिसाइल का, बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रोडक्शन था वो बंद कराना था। बाद में तो ये भी कहने लगे थे कि औरतों को आज़ाद कराना है, वहाँ ह्यूमन राइट्स के लिए भी बात करनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा बयान दिया और कहा लोगों से ईरान के कि जाइए अपनी सत्ता पर अपना तख्त पलट दीजिए और अपना सिंहासन हासिल कर लीजिए। इस तरह की बातें वो कर रहे थे। और अब पूरे के पूरा मामला आकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टिक गया है। कई बार हमने आपसे बातचीत की है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने को लेकर आपने अभी बातचीत में अभी एक तरफ इशारा भी किया, उसी बात को मैं थोड़ा विस्तार से समझना चाहती हूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिलहाल खुल गया है। ईरान जब चाहेगा उसको बंद कर देगा, तो उसके हाथ में एक तरह की ये चाबी है। अभी मैं ये भी पढ़ रही हूँ कि ये 60 दिन गुजर जाने के बाद ईरान ये भी सोच रहा है कि फिर से कोई टैक्स या टोल लगाने के बारे में सोच रहा है जिससे उसको आमदनी होगी। तो ये मसला तो कभी सॉल्व होगा नहीं। फिर देखिए, ये लड़ाई जो हुई है ये वो लड़ाई है जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिना सोचे समझे उसके अंदर दाखिल हुए हैं। जहां तक नेतन्याहू का सवाल है, उनको पूरी क्लैरिटी थी कि मैं क्या कर रहा हूं। ट्रंप को शुरू से ही नहीं पता था। ट्रंप को ऐसा लगा नेतन्याहू की बात से कि जैसे मैंने वेनेजुएला किया है वही चीज मैं ईरान में भी कर सकता हूं। तो उसका नतीजा अब ये है कि जो सिचुएशन लड़ाई से पहले थी वो सिचुएशन लड़ाई के बाद नहीं हो सकती, क्योंकि लड़ाई के बाद जो ग्राउंड की सिचुएशन है वो बदल चुकी है। तो जो इंटरनेशनल वाटरवे था, स्टेट ऑफ ये हर्मुज, पर्शियन गल्फ स्टेट ऑफ हर्मुज, अब वो नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने एक अथॉरिटी बनाई है ईरान ने ओमान के साथ मिलके, जिसके लिए जैसे हम अभी बात कर रहे थे, उनके जो खालिबाफ हैं और जो अराकची हैं वो ओमान गए थे, ओमान की लीडरशिप से बातचीत हुई है। वो यही बातचीत हुई है कि हमको कैसे
सारी जीसीसी कंट्रीज को साथ लेके और कैसे हम इसको हमें करना चाहिए आगे का 60 दिन के बाद का, जब डील साइन हो जाती है काम। और जैसे आप बता रही हैं, किसी तरीके का टैक्स पक्का लगेगा, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी टैक्स लगा सकते हैं या और किसी नाम से टैक्स लगा सकते हैं। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ये पूरा ईरान की नेवी के कब्जे में है और वहीं रहेगा। तो ये कहना कि अब सिचुएशन पहले जैसी हो जाए तो वो नहीं होगी। और ईरानियन ने साफ कह दिया है कि जब फाइनल डील हो भी जाती है, हम इजराइल के किसी वेसल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से नहीं जाने देंगे। इजराइल के लिए हमेशा के लिए बात खत्म हो चुकी है जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ताल्लुक है। जैसे मैं आपसे कह रहा था, ईरान ये लड़ाई जीत गया है, हमको पहले तो ये समझना है। हमको ये नहीं सुनना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्या लिख रहे हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं है। हमें ईरानियन जो बोल रहे हैं उसको सीरियसली लेना है। बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। और आपने ही, मुझे याद है, कई महीने पहले बार बार इसको दोहराना भी अजीब लगता है कि शायद आप अकेले ऐसे कमेंटेटर, अकेले ऐसे एक्सपर्ट रहे होंगे जब इस बात को कह रहे थे, और बाकी हमारे दर्शक कमेंट्स में लिख रहे थे कि ये क्या कोई दीवाने हैं, ये कहां से कौन सी मनोहर कहानियां पढ़ते हैं, ये कह रहे हैं कि ईरान अपनी शर्तों पर इस जंग को खत्म करेगा, तब ये जंग खत्म होगी। और आपने इन एज मेनी वर्ड्स, इतने ही शब्दों में आपने इस बात को कहा था, और वही सब कुछ हमारे सामने एक फिल्म की तरह ऐसा लग रहा है कि रोल हो रहा है। और मुझे वो तमाम इंटरव्यूज जो आपने मुझे दिए इस चैनल पर जो एयर हुए हैं, वो सब एक फ्लैशबैक की तरह इस वक्त मेरे सामने आ रहे हैं। और मैं भी आपकी बात पे यकीन नहीं करती थी, बार बार क्रॉस क्वेश्चन करती थी, और आज मैं आपसे वही सवाल पूछ रही हूं हमारे उन दर्शकों की जानकारी के लिए। देखिए, हॉर्मुज़ कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने किताबों में पढ़ा हो या हमें पता हो क्या चीज है। थोड़ी सी एक जानकारी ये चाहती हूं आपसे, फिर मैं एक दो आपसे इंडिया सेंट्रिक सवाल भी पूछूंगी। भारतीय दर्शक इसको देख रहे हैं कि उन्हें कैसे इसको, इस जंग को देखना चाहिए कि हॉर्मुज़ की स्थिति इस जंग से पहले क्या थी, इस जंग के बाद अभी जो है वो क्या है, और 60 दिनों के बाद क्या होगी। तो देखिए, जहां तक जंग से पहले हमने देखा था कि जब 12 डे वॉर हुई थी 2025 में, 12 डे वॉर में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद नहीं किया था, पर जो हुतीज थे वो एक्टिव थे रेड सी के अंदर। अब उन्होंने क्या किया है, क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमेशा खुला रहा है, जहां तक ईरान और ओमान का ताल्लुक है, वो 1974 से ये बात कर रहे हैं कि ये हमारा इंटरनल वाटरवे है, ये हमारा वाटरवे है। अगर आप नक्शा देखिएगा तो ये इनका इंटरनल वाटरवे है, पर उसके बारे में कोई दुनिया से बात नहीं कर रहे थे। अब उन्होंने क्या किया है समझदारी के साथ, कि जैसे ही लड़ाई शुरू हुई है 28 फरवरी को, जो अग्रेशन किया है अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर, पहली चीज उन्होंने क्या करा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया। बंद इसलिए कर दिया क्योंकि वो सालों साल इसकी तैयारी कर रहे थे। सालों साल उन्होंने यहाँ मिलिट्री कैपेबिलिटीज लगाई हुई थी। सालों साल उनको पता था इसको हमें कैसे बंद करना है और कैसे इसको चलाना है। और फिर उसके बाद उन्होंने ये पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया ईरान ने कि ये हमारी वाटरवे है, ये हमारी टेरिटरी है, और अब हम जो है इस हमारी टेरिटरी है तो हम तय करेंगे हमें क्या करना है। क्योंकि दुनिया आज मल्टीपोलर हो चुकी है, दो बड़ी ताकतें रशिया और चाइना, उन्होंने भी पब्लिकली ये फिर कह दिया कि ये ईरान की टेरिटरी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप जो भी बोलते रहते हैं कि मैं उसको उड़ा दूंगा या वो फ्री हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ 60 दिन के लिए है, वो तब तक के लिए है जब तक फाइनल डील साइन नहीं होती। और जैसे मैं आपको बता चुका हूं, अमेरिका के पास कोई मिलिट्री ऑप्शन है नहीं। वो प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी इस लड़ाई से बाहर निकलूं। तो जीती हुई पार्टी जो होती है वो तय करती है क्या करना है। जैसा कि आपने देखा कि परवीन सहानी का भी यही कहना है कि ईरान और अमेरिका दोनों के बीच में सुलह करवाने वाला पाकिस्तान ही है, और सिर्फ पाकिस्तान ही ये सुलह करवा सकता था। ये जो डील हुई है ये पूरी दुनिया के लिए काफ़ी करामत साबित होगी। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए